Hello and welcome to another video of class 12 physics chapter 1, and this is part 9 of the series. In this video we are going to discuss Gauss law and some related topics like enclosed charge and area vector. Along with this, we will discuss electric field due to a long line charge. Earlier in this series we have discussed electric field due to a uniformly charged ring. Okay, so let's start with electric field due to a long line charge. Okay, what is the meaning of long line charge? It's a linear charge. Okay, and when we use the word long, it means infinitely long. Okay, infinitely long, right? So here is the situation. You can see here you are having one long straight line charge. It is positively charged everywhere. Okay, you can see positive charges are there, and the total charge is Q. Okay, and the length of the rod is for the time being, suppose it is L, right? The question is infinitely long. Okay, long line charge, but right now we suppose the length of the rod is L. Later we will convert it into infinitely long case and find out the result, right? Okay, for the time being the length of the rod is supposed to be L. The charge is Q, length is L, and this is the perpendicular bisector, and at the perpendicular bisector there is a point P where electric field is to be calculated. Okay, electric field is to be calculated. Okay, as you all know that the point where electric field is to be calculated, we used to keep +1 coulomb charge, right? तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले P पॉइंट पे +1 कूलम चार्ज रखेंगे, ठीक है, और ये +1 कूलम चार्ज से डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा. ठीक, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, चूँकि ये चार्ज एक कॉन्टिन्यूस चार्ज है, ये एक पॉइंट चार्ज नहीं है, तो कूलम्स लॉ डायरेक्टली नहीं लगा सकते. इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, we will consider this small element having charge dq and its length is dx. ये जो length है, this length is dx. Okay, right? Because of this small charge dq at this distance, this is the distance here. From Pythagoras theorem you can calculate this length is r, it is x, so you can find out under root r square plus x square. For the time being let it is z. Okay, so because of this dq at point P, the direction of the field will be क्या होगा, +1 कूलम चार्ज रखेंगे ना P पॉइंट पे, तो ये dq चार्ज जो कि एक पॉजिटिव चार्ज है, वो +1 कूलम चार्ज को उसने क्या किया, रिपेल किया है. ठीक है, तो रिपेल करा तो एक छोटा सा फील्ड बनाया DE. dq की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, DE है. ठीक है, ओके, ये जो एंगल है यहाँ पे थीटा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी थीटा हो जाएगा. D को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लीजिए, D cos थीटा एंड D sin थीटा. ठीक है, अच्छा, अगर इतनी ही डिस्टेंस दूसरी तरफ, अगर हम लोग मान लो इधर x डिस्टेंस दूर यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं, तो इस एलिमेंट की वजह से, ठीक है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे ही DE. फिर इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है, दो कंपोनेंट होंगे.
डी कॉस थीटा होगा, डी साइन थीटा होगा, तो ये डी साइन थीटा और ये डी साइन थीटा पेयर में कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों डी कॉस थीटा विल गिव यू द रिजल्टेंट फील्ड बिकॉज ऑफ दीज टू एलिमेंट्स, राइट। तो इस तरह से अगर पूरे रॉड को ऐसे पेयर ऑफ है ना एलिमेंटल चार्जेस में हम लोग बांट दें, देन क्या पता चलेगा कि डी साइन थीटा जो है ये पेयर में कैंसिल होते जाएंगे और सारे जो डी कॉस थीटा है वो ऐड होकर के रिजल्टेंट फील्ड बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि रिजल्टेंट फील्ड जो होना है वो सारे डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कर देने से हमें मिलेगा, जैसा आप लोगों ने रिंग में भी किया था, ठीक है। ओके, तो इसके रिजल्ट में जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा काम यहाँ पे करते हैं। यूनिटरी मेथड लगा रहे कि पूरा जो ये लेंथ है उस पर क्या चार्ज है, Q, ठीक है। तो यूनिट चार्ज पे लेंथ क्या हो जाएगा, Q/L, और ये जो छोटा सा लेंथ हम लोगों ने कंसिडर किया हुआ है dx, इस dx लेंथ पे जो चार्ज होगा वो होगा Q/L इंटू dx, ठीक है। Q/L का क्या नाम है, लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो आप इसे लैम्डा इंटू dx भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो पूरा सवाल हम लोग डील कर रहे हैं ये NCERT का 1.30 प्रॉब्लम भी है, जिसमें ये कहा गया है ऑब्टेन द फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग थिन वायर ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा विदाउट यूजिंग गॉस लॉ। इट मीन्स गॉस लॉ से भी ये प्रूव होगा और शायद इजीली होगा, ठीक है। बट राइट नाउ हम लोगों ने गॉस लॉ पढ़ा भी नहीं है और अप्लाई भी नहीं करना है यहाँ पे, तो बिना गॉस लॉ की यानी कुलम्स लॉ से हम लोग इसको अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो अभी जो सामने स्क्रीन पे जो भी कंटेंट डिस्कस हुआ है आई थिंक इट्स ओके। तो हम लोगों ने ये देख लिया है, दो बातें की हैं कि सारे डी कॉस थीटा रह जाएंगे और डी साइन थीटा विल गेट कैंसल्ड आउट इन पेयर्स, ठीक है। और ये हम लोगों ने डी क्यू निकाल लिया, यहाँ पे जो डी क्यू हम लोगों ने एलिमेंटल चार्ज माना था उस डी क्यू को फाइंड आउट किया हुआ है, इट इज़ लैम्डा dx, राइट। नेक्स्ट स्क्रीन पे इसके आगे का स्टेप देखते हैं। देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, ठीक, इट इज़ इंटीग्रेशन डी कॉस थीटा। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड net electric field at P is due to the integration of all d cos theta. You have to add all d cos theta, ठीक है। अब यहाँ पे पहले ब्रैकेट में d को हम लोग कैलकुलेट करेंगे और दूसरे ब्रैकेट में ये जो cos थीटा है ये cos थीटा की वैल्यू लिखी जाएगी। तो फिगर अगर आप याद रखें, पीछे फिगर आपने देखा था, ठीक है, एक बार वहाँ ले चलते हैं आपको दोबारा। उस फिगर में यहाँ है d cos थीटा, ठीक है। तो d cos थीटा जो है इसमें DE की बात करें तो DE कैसे निकलेगा, ठीक है। ये है चार्ज है DQ, क्या फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होता है चार्ज बाई R²। तो चार्ज हो जाएगा DQ, ठीक है। और डिस्टेंस यहाँ से लेकर P पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, इसको हम लोगों ने Z बोला है, तो क्या हो जाएगा Z², ठीक। और ये जो cos थीटा यहाँ से निकालेंगे तो cos थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज R/Z, ठीक है। तो R/Z हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो ये जो d cos थीटा है इसमें ये d रख दिया गया और ये है cos थीटा, ठीक। मल्टीप्लाई करेंगे तो dq की जो वैल्यू वहाँ निकाली थी हम लोगों ने, याद है, लैम्डा dx, ठीक है, लैम्डा dx, और ये dq हमने रख दिया है इसमें, बाकी कुछ नहीं किया है। दिस इज r इंटू लैम्डा dx, अब बाई में हो गया ये z³, ठीक है। r लैम्डा dx है, z क्या था, है ना, √r² प्लस x² था, या कहिए r² प्लस x² पावर हाफ था, और क्यूब हो जाने से ये कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है वो dx है, तो x वाले जो टर्म यहाँ होंगे, ठीक है, वो होंगे वेरिएबल, ठीक है। इनके अलावा बाकी को हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं। तो ये सब बाहर आ गया। ये वाला जो डिवाइड में जो टर्म है जिसमें x भी है, ठीक है, इसकी वजह से ये भी इंटीग्रेट होगा, यहाँ dx है, ठीक। तो ये हम लोगों ने इक्वेशन 1 मान के भी रखा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार आप फिगर में चलिए दोबारा, ठीक है। तो फिगर में यहाँ देखिए tan थीटा अगर लिखा जाए tan थीटा, तो क्या लिखेंगे आप x/r,
tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस x बाई r लिखा जा सकता है, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू x बाई आर, तो यहाँ हम लोगों ने लिखा है x इक्वल्स टू r tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा x बाई आर, r दूसरी तरफ ले जाएंगे, x इक्वल्स टू r tan थीटा, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। ये इक्वेशन 2 हम लोगों ने फिगर से रेफरेंस से लिखा है। अगर इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, तो लेफ्ट साइड बिकम्स dx, राइट साइड में r का डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ, tan थीटा का होता है क्या है सेक स्क्वायर थीटा, और d थीटा लिखेंगे साथ में, ठीक है। तो एक dx रेडी कर लिया हम लोगों ने। ये जो dx हमें यहाँ पे इक्वेशन 1 में चाहिए था, ये हम लोगों ने यहाँ पे रेडी कर लिया, इसको यहाँ बिठा सकते हैं यहाँ से। दूसरा ये जो डेनोमिनेटर है, इस डेनोमिनेटर को, ठीक है, मॉडिफाई करते हैं एज पर इक्वेशन 2, ठीक है। आर स्क्वायर है, ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स की जगह आर tan थीटा रखा गया, एक्स स्क्वायर बिकम्स आर स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ओके। बाहर पावर 3/2 था, है। ये दोनों आर स्क्वायर कॉमन करेंगे पावर 3/2 के साथ, तो स्क्वायर का 2 और ये 3/2 का 2 कैंसिल होगा, आर क्यूब बाहर होगा, ठीक है। और यहाँ रह जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। पावर 3/2 है, तो 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया आर क्यूब सेक क्यूब थीटा, ठीक। तो हमारे पास ये जो dx है और ये जो डिवाइड का टर्म है, हम लोगों ने dx की जगह पे ये रेडी किया है, इक्वेशन नंबर 3 में है। और ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 की वैल्यू ये हो गई आर क्यूब सेक क्यूब थीटा, इक्वेशन 4। हम लोग 3 को और 4 को, ठीक है, इस इक्वेशन में यहाँ पे रख देंगे, ठीक। देखते हैं क्या होता है, चलिए। तो इक्वेशन नंबर 1 दोबारा यहाँ सामने मेंशन किया हुआ है। इसमें हम लोगों ने dx की जगह पे ये रखा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये जो डिवाइड वाला टर्म है उसकी जगह लिखा गया आर क्यूब सेक क्यूब थीटा, ठीक है। अब छोटा सा कैलकुलेशन है, आर यहाँ से बाहर, आर स्क्वायर बाहर, पहले से यहाँ एक आर है, तो आर स्क्वायर, यहाँ आर क्यूब कैंसिल्ड, नीचे एक आर रह गया, ये लैम्डा पहले से था वो भी है, ठीक है। ये रहा डी थीटा, यहाँ है डी थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा है ये, और सेक क्यूब थीटा है, तो एक सेक थीटा डिवाइड में रह गया, ठीक है, ओके। 1/sec थीटा को अब cos थीटा लिखेंगे, ओके। अब आइए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ समझते हैं। वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ठीक है। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग का मीनिंग क्या होता है, फिगर पे चलते हैं एक बार फिर से, देखिए। अगर ये वायर की लेंथ और ज़्यादा और आगे हो, ठीक है, तो व्हाट अबाउट दिस एंगल, ये जो एंगल है, ये एंगल, और ये थीटा की वैल्यू बढ़ गई और ये लॉन्ग होगा, तब क्या होगा, ठीक है, ये थीटा की वैल्यू और बढ़ेगी, और ये बिल्कुल बहुत लेंथ बढ़ जाए अगर, तो ये क्या लगता है, ये एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये π/2 90 डिग्री। इसी तरह से दूसरी तरफ भी जाएंगे आप, जैसे जैसे दूर बढ़ेंगे वैसे वैसे इस एंगल की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा दूर जाएंगे तो ये भी 90 डिग्री। तो इस लेफ्ट साइड वाले 90 डिग्री को क्या पढ़ा जाए, -π/2, और राइट साइड +π/2, ठीक है। तो इसकी लिमिट हो गई, अगर ये वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इफ दिस वायर इज़ इनफाइनाइटली लॉन्ग, देन लिमिट लेफ्ट साइड हो जाएगी फ्रॉम -π/2 टू +π/2, ठीक है। तो हम लोग इसको लिमिट को फिट करते हैं, इनफाइनाइट वायर मान के चलें हम अगर, तो ये लिमिट होगी फ्रॉम -π/2 टू +π/2, और 1/sec थीटा की जगह पे ये cos थीटा। cos का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, इंटीग्रेशन है ये, ठीक है। cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, ये लिमिट बाकी अपनी जगह पे, ठीक है। अब sin की जगह पे, अब थीटा की जगह पे +π/2 पहले बिठाएंगे, फिर अगली बार -π/2 और बीच में एक नेगेटिव साइन, ठीक। यहाँ देखिए, तो ये sin π/2 sin -π/2, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। और पहले से यहाँ एक माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, साइन π/2 की वैल्यू 1, साइन π/2 1 और 1 क्या हो गया 2, इट बिकम्स 2 λ/r।
तो आप ये वाला फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से आपको फील्ड का कैलकुलेशन करना आसान है, ठीक है। क्यों आसान है? क्योंकि 1/4πε0 की वैल्यू आप यहाँ रख देंगे सबसे पहले 9 × 10⁻⁹ और लैम्डा की वैल्यू रखिए और आर की वैल्यू रखिए, यू विल गेट ई, ईजी। अगर हम इस 2 से ये 4 कैंसिल करके यहाँ 2 लिखते हैं, इट बिकम्स λ/2πε0r, ठीक है। इसमें क्या है, इस फॉर्मूले को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। ε0 की वैल्यू कितनी होती है? 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक है। और ये लैम्डा है, आर है, ये सब आप रखेंगे, राइट। तो ये वाला फॉर्मूला जो ऊपर लिखा गया है, इसमें क्या है, आपके पास रेडीमेड 1/4πε0 है एज 9 × 10⁻⁹। तो कैलकुलेशन आप क्विकली कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई सजेस्ट टू यूज़ दिस रिलेशन फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन। एक और चीज़ यहाँ पे क्या है, लैम्डा कांस्टेंट है, ε0 ये सब कांस्टेंट है, ये एक वेरिएबल है r। सो वी विल गेट e इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r, ठीक है। तो यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हैं, ये इनवर्स रिलेशन का ये ग्राफ है, ठीक है। e इज़ प्रोपोर्शनल टू r, व्हाट इज़ द मीनिंग, ठीक है। अगर आप दोबारा फिगर में जाएँ तो उस फिगर में ये जो r है ये डिस्टेंस है यहाँ से, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ये डिस्टेंस है P पॉइंट तक। ये डिस्टेंस की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे बढ़ेगी, वैसे वैसे फील्ड की वैल्यू कम होगी, ठीक है। फील्ड की वैल्यू कम होगी। ये अभी हमारा लास्ट कंक्लूजन है, E इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r, या यू कैन से E इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, ठीक है। अब हम लोग एक काम और करेंगे। ये जो कंसेप्ट था ये हम लोगों ने डील किया कि वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है। शुरू में फिगर पे याद करिए हम लोगों ने लेंथ L लिखा था, ठीक है। तो सपोज इसकी लेंथ L है, हाँ, और P जो है उसका वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, ठीक। तो यहाँ पे जो लिमिट होगी, ये लिमिट यहाँ पे केवल हमें चेंज करनी है। पिछली बार आपने इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए क्या लिखा था, -L/2 to +L/2, सॉरी -π/2 to +π/2। तो इस बार चूँकि वो मिडिल पॉइंट है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो लिमिट बस आपको बदल देना है -L/2 to +L/2, ठीक है। cos थीटा का इंटीग्रेशन हो गया sin थीटा। फिगर में जाइए, वहाँ देखिए परपेंडिकुलर बाई बेस x/√r² + x² से इसको चेंज करना होगा। और उसके बाद x जहाँ जहाँ है वहाँ पे ये लिमिट -L/2 और +L/2, पहले +L/2 रखेंगे x की जगह पे, और उसके बाद -L/2 रखेंगे और बीच में एक नेगेटिव साइन रखेंगे, ठीक है, देख रहे हैं। और इनको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, यू विल गेट द रिजल्ट। तो आप इस प्रॉब्लम में दो चीज़ें आपने कर ली। क्वेश्चन नहीं था ये, क्वेश्चन था सिर्फ कि वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है। तो अगर क्वेश्चन है वहाँ तक केवल, तो आप पहले आपने जो लाया था रिजल्ट एनफ है वहाँ पे कंक्लूड कर लें। लेकिन ये भी जान कर रखा जाए कि अगर इस तरह का केस रहेगा तो हम यहाँ तक अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं गॉस लॉ की तरफ, और उसके लिए हम लोग 3 चीज़ों को सीखेंगे। एक है एरिया वेक्टर, दूसरा है इनक्लोज चार्ज, अनदर इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इन 3 चीज़ों को समझने के बाद वी विल डिस्कस गॉस लॉ, इट्स डेफिनेशन स्टेटमेंट, ओके, राइट। तो पहला टॉपिक है एरिया वेक्टर। व्हाट इज एरिया वेक्टर, ठीक है। ये ए और ये ds, एरिया को यहाँ वेक्टर हम लोगों ने गॉस लॉ में डिस्कस करने के लिए एज ए वेक्टर ट्रीट किया है। बट एरिया क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन अपने सहूलत के लिए हम लोग इसे वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब ये वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, एनी वेक्टर ड्रॉन परपेंडिकुलर टू अ सरफेस इज कॉल्ड एरिया वेक्टर ऑफ दैट सरफेस। कोई भी वेक्टर जो हम किसी एरिया पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसे हम उस सरफेस के लिए क्या बोलेंगे, एरिया वेक्टर कहेंगे। देख रहे हैं आप। तो सरफेस ओपन सरफेस भी हो सकता है, 2D 2 डायमेंशनल सरफेस, और एक क्लोज सरफेस 3 डायमेंशनल सरफेस भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके कुछ रूल्स हैं जो अभी आगे तुरंत अभी डिस्कस होंगे, बट यहाँ पे पॉइंट छोटा सा मेंशन किया हुआ है कि इन केस ऑफ अ 2 डायमेंशनल सरफेस और यू कैन से ओपन सरफेस, दिस परपेंडिकुलर कैन बी ड्रॉन ईदर साइड। दोनों तरफ में से आपको जो पॉसिबिलिटी है किसी भी तरफ ड्रॉ की जा सकती है, कुछ कंडीशन रखते हुए। लेकिन यहाँ पे क्लोज सरफेस के केस में हमेशा बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में ही ड्रॉ की जाएगी, ठीक है। ये रिस्ट्रिक्शन है इन दोनों में।
ठीक है, ओपन सरफेस में दो ऑप्शन हो गए, तो दोनों में से किसी भी एक तरफ ड्रॉ किया जा सकता है रूल के हिसाब से। और यहाँ पे हमेशा, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में ही ड्रॉ करना इन केस इट इज़ अ क्लोज्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इनके रूल्स बारी बारी से देखिए। केसेस, ओपन सरफेस है हमारे पास मान लीजिए, और ओपन सरफेस में हमें ये देखना होता है कि एरिया वेक्टर को ड्रॉ करने के ठीक पहले ये चेक कर लेना है कि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे भी डायरेक्शन में हो सकती है। तो मान लीजिए ये एक ओपन सरफेस है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये ग्रीन एरो से आप देख रहे हैं किसी डायरेक्शन में शो किया गया है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही है। ठीक है, इट इज़ गिवन इन सम प्रॉब्लम, राइट। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर का जो दो ऑप्शन था, एक आपका है अपवर्ड, दूसरा है जस्ट बिलो इट। ओके, तो हम सिलेक्ट करेंगे वो साइड जो क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। ठीक है, विच कंटेन्स, टू दैट साइड ऑफ सरफेस विच कंटेन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस सरफेस के एबव वाले हिस्से में था, तो हम परपेंडिकुलर जो दो ड्रॉ कर सकते हैं, हम केवल वो ड्रॉ करेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले साइड में हो। दिस इज़ द राइट एरिया वेक्टर। ठीक है, एक और केस देखिए। अच्छा, यहाँ थीटा एक एंगल होगा जो एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर के बीच कहलाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी तरफ है, ठीक है, बिलो द सरफेस है, तो अभी यहाँ पॉसिबिलिटी एरिया वेक्टर ड्रॉ करने की ये दो हो सकती है, ये इस तरफ भी हो सकता है और ये दूसरे वाले साइड में। तो ऐसे में रूल क्या है, ये है ना, वी विल ड्रॉ एरिया वेक्टर टू दैट साइड विच कंटेन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये होना चाहिए हमारा बिलो द सरफेस, और ये उनके बीच में एक एंगल होगी थीटा। ठीक है, ओके, क्लियर। अब इसमें एक सेकंड केस, मान लीजिए ये एक ओपन सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के अलोंग हो, तब क्या करेंगे। ऐसे केस में पॉसिबिलिटी दोनों हो जाएगी, या तो आप एबव द सरफेस यू कैन ड्रॉ और बिलो द सरफेस यू कैन ड्रॉ। तो ये जो दोनों पॉसिबिलिटी, इसमें से कोई भी एक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप एबव द सरफेस ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर के बीच 90 डिग्री है। अगर हम लोग बिलो द सरफेस ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ऐसे कंडीशन में भी एंगल को 90 डिग्री ही होना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ना किसी भी एक तरफ ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों कंडीशन में परपेंडिकुलर है, ये तो उसका बेसिक डेफिनेशन है, ये सरफेस पर परपेंडिकुलर, और यहाँ पे दोनों कंडीशन में थीटा की वैल्यू, है ना, फील्ड के साथ 90 डिग्री ही है। एक इसकी थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ही एरिया के ऊपर वो परपेंडिकुलर हो। ठीक है, एरिया वेक्टर ही परपेंडिकुलर है, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड ही परपेंडिकुलर है, तो एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करते हैं हम, या तो इस तरफ ड्रॉ करते हैं या दूसरी तरफ ड्रॉ करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे टू दैट साइड ऑफ द सरफेस विच कंटेन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो वी विल ड्रॉ एरिया वेक्टर एबव दिस सरफेस। ठीक है, और ये चूँकि दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो इनके बीच के एंगल को क्या लिखना होगा, 0 डिग्री। दूसरी पॉसिबिलिटी, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अगेन परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस एंड इज बिलो द सरफेस, सो वी विल ड्रॉ एरिया वेक्टर टू दिस साइड। Okay, it is perpendicularly drawn and once again the angle between them is 0 degree. Okay, so this is all about rules to draw area vector when the surface is an open surface. Now we will consider closed surfaces. These are examples of closed surfaces. The first one is cube, second is cylinder, third is a sphere. Okay, so what is the rule? Very simple, we have to draw area vector as perpendiculars, okay, to each surface, right? Suppose there is a cube, तो हमारे पास कितने 6 फेसेस होते हैं, हर फेस पे एक एरिया वेक्टर उस फेस के लिए एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, ये जो फेस है दिस वन, इस फेस के ऊपर ये एरो इस फेस के लिए ये एरिया वेक्टर हुआ, फिर ये दूसरे वाले फेस के लिए ये दूसरा एरिया वेक्टर। बात समझ रहे हैं? तो जितने अलग अलग फेसेस होंगे हर एक के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव एरिया वेक्टर होगा। तो टोटल 6 एरिया वेक्टर यहाँ पे क्यूब के केस में ड्रॉ किए जा सकते हैं। अगर ये सिलेंडर है तो ऐसे यहाँ पे 3 फेसेस होंगे
अपर सर्कुलर फेस, बॉटम सर्कुलर फेस और एक कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपर सर्कुलर फेस के लिए एक एरो वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ भी आउटवर्ड डायरेक्शन में दूसरे वाला जो सर्कुलर फेस है उसके लिए ड्रॉ कर लेंगे। और ये जो कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस पे कहीं भी एक, या तो आप यहाँ पे दिखा दीजिए राइट साइड में जैसे यहाँ शो किया हुआ है, या आप लेफ़्ट में शो कर सकते हैं। ठीक है, तो एरिया वेक्टर को आपको क्या करना है, ये पहचान लेना है कि अलग अलग जितने तरह के सरफेसेस हैं उन सब के लिए 1 arrows we have to draw perpendicular to that surface and along outward direction. ओके, स्फीयर के केस में सिर्फ एक ही तरह का सरफेस है ये, तो आप कहीं पर भी ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं पर भी ऐसे परपेंडिकुलर आप ऐसे ड्रॉ कर देंगे एनीवेयर। ठीक है, एक ही बार ड्रॉ करेंगे, है ना, पूरे सरफेस को वो अकेला रिप्रेजेंट कर रहा होगा। राइट, तो ये हो गया रूल्स टू ड्रॉ एरिया वेक्टर इन केस द ऑब्जेक्ट इज क्लोज्ड। राइट, चलिए दूसरा टॉपिक, गॉस लॉ को समझने के लिए हम लोगों ने 3 टॉपिक्स को रखा है सामने। फर्स्ट इज रिगार्डिंग एरिया वेक्टर जो डिस्कस कर लिया, दूसरा है इनक्लोज चार्ज, तीसरा है फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए सेकंड है इनक्लोज चार्ज या चार्ज इनसाइड। ये बहुत सिंपल सा है, जैसे आप ये जो बाउंड्री देख रहे हैं कलर बाउंड्री, इस बाउंड्री के अंदर फ्यू चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, ओके, एंड देयर आर सम चार्जेस Q6, Q7 एंड Q8 जो कि आउटसाइड दिस बाउंड्री है। ये बाउंड्री एक स्फीयर है, ठीक है, ये सर्कल नहीं है। ठीक, तो एक बाउंड्री जो क्लोज बाउंड्री है वो 3 डायमेंशनल बाउंड्री है, और ये एक इमेजिनरी बाउंड्री है, ये हमने कंसिडर किया यहाँ पे। ठीक है, तो इस बाउंड्री के अंदर में जितने चार्जेस आ गए इनके सम को, इनके अलजेब्राइक सम को अलॉन्ग विथ देयर साइन हम क्या कहेंगे, इनक्लोज्ड चार्ज कहेंगे। ठीक है, जो चार्जेस बाहर हैं डजेंट मैटर, उनसे हमें कोई मतलब नहीं। एक बाउंड्री के अंदर में जितने चार्जेस आ गए उनका जो टोटल है, राइट, वो जो टोटल होगा दैट टोटल इज सेड एज इनक्लोज चार्ज और चार्ज इनसाइड। राइट, दोनों कंडीशन में हम लोग Q इन लिखेंगे। ठीक है, इनक्लोज चार्ज या चार्ज इनसाइड, सिंपल, बहुत आसान है। ऐसे में 3 पॉसिबिलिटीज़ में अराइज। फर्स्ट, ऐसा हो सकता है कि हम सारे चार्ज को जब सम करें तो रिजल्ट एक पॉजिटिव साइन के साथ हमारे सामने आए, तो ओवरऑल इनक्लोज चार्ज हो गया पॉजिटिव। ऐसा हो सकता है कि सारे चार्जेस आपस में कैंसिल हो जाए, ठीक है, और ज़ीरो हो जाए नेट, तो नेट अगर ज़ीरो हो जाए इनक्लोज चार्ज इज ज़ीरो। ये भी हो सकता है कि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो पॉजिटिव चार्ज कम हो, तो वैसे कंडीशन में नेट चार्ज नेगेटिव रह जाए। ठीक है, सो you can say that there are 3 possibilities. Net enclosed charge can be positive, can be negative or zero, right? There are charges and their sum becomes zero, ऐसा हो सकता है। ठीक, चलिए अब आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरफ। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आसान सा कॉन्सेप्ट है, इजी वे में इसको समझने की कोशिश कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है हम लोगों ने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा है, ठीक है, राइट। तो अगर ऐसा कहें आपको हम कि ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो आपस में ऐसे पैरेलल हैं, ठीक है, और ये सामने एक स्क्वायर या एक रेक्टेंगल कुछ ऐसा एक सरफेस है, ये फील्ड लाइंस इनमें से हो करके जा रहे हैं, ठीक, राइट। तो ये कुछ फील्ड लाइंस ऐसे भी होंगे जो बाहर रह जाते होंगे, कुछ होंगे जो इस एरिया में से होकर गुजरेंगे। तो देयर आर मेनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लेकिन कुछ ऐसे फील्ड लाइंस हैं जो इस एरिया से होकर हैं, सरफेस के ऊपर वो परपेंडिकुलर भी हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, क्रॉसिंग अ गिवन एरिया केप्ट नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, कहीं कोई एरिया है, उस एरिया से होकर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हों उस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होते हुए, तो ऐसे सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जो नंबर के को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे उस एरिया से। तो समझ में आया? दोबारा सुनते हैं, किसी एरिया से होकर जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास करेंगे उसे हम उस एरिया से होकर, थ्रू दैट एरिया,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ सामने देखिए, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक एरिया है, एक रेक्टेंगल है और एक दूसरा रेक्टेंगल है ए एंड बी। ए इस चार्ज के नज़दीक रखा गया है, बी को कुछ दूर रखा गया है। चेक कीजिए, अगर हम ये फिगर में थोड़ा सा साफ नहीं ड्रॉ किया हुआ है, आप इसको इमेजिन करें कि जो लाइंस हैं इन लाइंस के ऊपर हम लोग इसको ऐसे परपेंडिकुलर रखेंगे। ठीक है, तो ये ए वाले केस में नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस ज़्यादा क्रॉस करेंगे और जो बी केस होगा यहाँ पे कम क्रॉस करेंगे। आप काउंट करके देखिए 1 2 3 4। ठीक है, केस ए में ये नंबर ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है 4 से। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू द स्क्वायर ए इज़ कंपैरेटिवली मोर देन बी। क्लियर? तो आप ये जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का जो बार बार आप मेंशन कर रहे हैं, ये ना कहकर आप ये कहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए इज़ ग्रेटर दैन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू बी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वर्ड जैसे ही हम यूज़ करेंगे उसका मीनिंग हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। इतने सारे वर्ड ना बोलकर आप सिंपल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट है ये, जो आगे भी एक फार्मूला आएगा उससे ये डिफाइन होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए इसे दोबारा एलोबरेट और करते हैं। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिख रहे हैं सारे, ठीक, पैरेलल टू ईच अदर हैं, राइट। ये सामने एक प्लेट रखा गया है परपेंडिकुलरली इन फील्ड लाइंस के ऊपर, जो है ये कैसा है, परपेंडिकुलरली है। फील्ड लाइंस उस सरफेस से होकर परपेंडिकुलरली आउट हो रहे हैं, इंटर करके आउट हो रहे हैं। ठीक है, ये एन कैप मीन्स यूनिट नॉर्मल वेक्टर, एक परपेंडिकुलर वेक्टर को शो किया गया। ठीक है, तो अगर इस स्क्वायर का एरिया ए है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई है, तो ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इस एरिया से होकर गुजरे होंगे परपेंडिकुलरली, उसकी वैल्यू हो गई ई इंटू ए। मल्टीप्लाई कर लिया हम लोगों ने, ई इंटू ए। यूनिट एरिया से एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक है, ये पूरे ए एरिया से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, तो पूरे ए एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया ई इंटू ए। सेकेंड केस देखिए, सेकेंड केस में क्या है कि ये फील्ड लाइंस हो गए सीधे सारे, और हम लोगों ने जो एरिया वेक्टर एरिया को रखा है वो उनके अलोंग रख दिया है। ठीक है, तो ये जो फील्ड लाइन सब होंगे उनके सरफेस से होकर के ऐसे अलोंग द सरफेस होके जा रहे होंगे। कोई भी ऐसा इस सरफेस के ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर तो नहीं है। ठीक है, नहीं है ना, तो एक भी परपेंडिकुलर हमें इनके सरफेस से होकर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलता तो हम कहते हैं कि वहाँ एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई, 0। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। किसी एरिया कोई भी एरिया है उससे होकर के परपेंडिकुलर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये हमें चेक करना है, पता लगाना। यहाँ तो एक भी नहीं होंगे, सब सरफेस के अलोंग चले गए होंगे। ठीक है, और यहाँ बहुत सारे होंगे, यहाँ बहुत सारे होंगे, तो अगला सवाल होता है ना कि कितने हैं। तो कितने हैं, तो बहुत सिंपल सा है कि एरिया और फील्ड को मल्टीप्लाई कर लीजिए, you will get the total number of electric field lines which are passing through that area perpendicularly। एक और तीसरा केस देखिए, इससे और थोड़ा सा बेहतर समझने मिलेगा आपको। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे थे वैसे ही है, बट एरिया जो था हमारा हमने थोड़ा टिल्ट करके रखा है। इसका ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर है इस तरह से है कि फील्ड के साथ कुछ एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इस रेड से मेंशन किया हुआ है ना, थीटा के अबाउट हम इसको दो ना कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। ये ग्रीन इसके कंपोनेंट्स हैं। जिधर थीटा होगा उस तरफ लिखेंगे हम ई कॉस थीटा, जिधर थीटा नहीं है उस तरफ ई साइन थीटा। ठीक है, तो ये बताइए ये जो सरफेस है उस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा फील्ड हुआ। अब तो ई नहीं हुआ, ई की जगह पे कौन हो गया, ई कॉस थीटा। ठीक है, ये पूरा एरिया ए है, तो क्या करें, एरिया ए और फील्ड की वैल्यू इस बार हमें क्या रखनी होगी, ई कॉस थीटा। ई नहीं होना है, ई कॉस थीटा।
राइट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया ई कॉस थीटा इंटू ए। ठीक है, चलिए अब ये हम इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं, इन सारे डिस्कशंस को एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया ए, फ्लक्स को दिखाएंगे हम फाई, वर्टिकल फाई से दिखा दीजिए। और अभी अभी फॉर्मूला बनाया है ई ए कॉस थीटा, जिसमें थीटा की वैल्यू अगर ज़ीरो है, ठीक है, तो ये सिर्फ ई ए रह जाएगा। थीटा की वैल्यू जब यहाँ 90 डिग्री होगी, कॉस 90 डिग्री ज़ीरो हो जाएगा, पूरा ज़ीरो हो गया। और अगर थीटा की वैल्यू कुछ है तो ये ई ए कॉस थीटा की तरह से यूज़ होगा। इसको आप ई डॉट ए कह सकते हैं। ठीक है, ई डॉट ए। तो फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है सामने। अब इसका ये एसआई यूनिट आप डिसाइड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है न्यूटन पर कूलम, ठीक है, और एरिया मीटर स्क्वायर। तो कुल मिलाकर के ये फ्लक्स की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब मान लीजिए ये पूरा एरिया ए था, इसलिए आप ऐसे लिख पाए, लेकिन कहीं पे मान लीजिए एक छोटा सा एरिया हो, जैसे ये शेड किया हुआ एरिया आप देख रहे हैं, मान लीजिए ये एरिया है डी एस। ठीक है, तो डी एस एरिया के केस में सब कुछ वैसे ही फार्मूला, सिर्फ एरिया ए को आप स्मॉल एरिया डी एस से रिप्लेस कर दीजिए। ये हो जाएगा क्या, ई डॉट डी एस। ठीक है, इसको आप बल्कि आप डी फाई कहेंगे तो और अच्छा लगेगा। स्मॉल फ्लक्स है ये थ्रू एरिया डी एस। ठीक है, ओके। अब ये मान लीजिए कि ये जो छोटा सा एरिया है, ऐसा छोटा छोटा एरिया यहाँ बहुत सारा है, ठीक है, और ये पूरा ये ओपन सरफेस उससे बनता है। तो हम क्या करते हैं ऐड करने के लिए, ठीक है, इंटीग्रेशन साइन लगा देते हैं। ठीक, तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस हो जाएगा। राइट, मान लीजिए ये स्फेयर है, कोई क्लोज सरफेस है, और ऐसे छोटे छोटे एरिया यहाँ बहुत सारे हैं, छोटे छोटे एरिया, ठीक है, बहुत सारे हैं। तो सब कुछ वैसे ई डी एस कॉस थीटा ही रखेंगे, ई डॉट डी एस, लेकिन यहाँ जो साइन होगा ये होगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन। इसका मीनिंग ही हो जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट है वहाँ पर वो एक क्लोज्ड सरफेस है। ठीक है, तो ये फ्लक्स का डेफिनेशन कंप्लीट हुआ। अब आइए, ये है गॉस लॉ, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें स्टेटमेंट है, वो ये है कि इट स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस equals the enclosed charge in the surface divided by the permittivity of the medium, that is epsilon नॉट या सिर्फ एप्सिलॉन जैसा मीडियम हो। ठीक है, तो ये जो गॉस लॉ है इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ है, और वो ज़रूरी चीज़ है, सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है कि क्लोज सरफेस की बात हुई है। ठीक है, बगैर क्लोज सरफेस के कोई डिस्कशन नहीं होगा। ठीक, सपोज कोई क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस से फ्लक्स मतलब परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक, या तो बाहर होंगे या ऐसे इंटर कर रहे होंगे, जो भी हो, ठीक है, परपेंडिकुलर होने चाहिए, आउटवर्ड या इनवर्ड, राइट। और यहाँ पे इस क्लोज सरफेस के अंदर में चार्जेस भी हैं इनक्लोज्ड। ठीक है, तो तीन चीज़ों का नाम लिया गया है कि एक क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस से फ्लक्स है, और क्लोज सरफेस के अंदर में इनक्लोज चार्ज है, और ये उनके बीच का ये रिलेशन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू इनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर ये मीडियम कोई हो दूसरा एयर या वैक्यूम के अलावे, आप एप्सिलॉन लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे जब भी फ्लक्स की जगह पे आपको कैलकुलेशन करना हो, यूज दिस रिलेशन, क्लोज इंटीग्रेशन, ओपन इंटीग्रेशन ही लगेगा, क्लोज इंटीग्रेशन, बिकॉज ये एक क्लोज सरफेस है। ठीक है, माइंड इट। तो ये आपका गॉस लॉ हो गया। इस गॉस लॉ को हम लोग एक छोटा सा एक डेरिवेशन कर सकते हैं किसी स्फेरिकल सिमेट्रिक सरफेस के लिए। मान लीजिए कि एक पॉइंट चार्ज हमारे पास प्लस क्यू, ठीक है, और ये एक बाउंड्री है एक स्फेयर जिसकी रेडियस है ये आर। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, डी क्यू एक छोटा सा एक सरफेस डी एस सरफेस मान लेते हैं, डी एस। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, और इसको जहाँ पे ये रखा हुआ है उसको सेंटर मानते हुए एक स्फेयर बना लिया। ठीक है, इस क्लोज सरफेस को हम लोग जब गॉस लॉ लगाया करेंगे आगे चल के गॉसियन सरफेस कहेंगे। फिलहाल अभी ये एक स्फेयर है जिसकी रेडियस आर है, ये एक छोटा सा एरिया है डी एस,
ds वेक्टर बाहर की तरफ ड्रॉ किया गया है, ग्रीन एरो से देख रहे हैं आप, और यहाँ पे प्लस q है, यहाँ पे +1 रखेंगे आप तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको मिलेगा, ब्लैक एरो से दिखाया गया है आउटवर्ड डायरेक्शन में। चूँकि एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर दोनों अलॉन्ग हैं, एक ही डायरेक्शन में हैं, इनके बीच का एंगल हो गया 0 डिग्री। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं स्फीयर से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। क्लोज इंटीग्रेशन क्यों? क्योंकि ये एक स्फीयर है, क्लोज्ड बाउंड्री है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये एक्सप्रेशन हो गया, फर्स्ट ब्रैकेट डी एस है और इनके बीच एंगल 0 है, cos 0 डिग्री। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये फर्स्ट ब्रैकेट पूरी तरह से बाहर, कॉन्स्टेंट्स हैं, डी एस रहेगा, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। ds का इंटीग्रेशन मीन्स सारे ds जो इस स्फीयर के सरफेस पे हैं उनको हमें ऐड करके टोटल कर लेना है। तो व्हाट विल बिकम 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कैंसिलेशन कीजिए, आपके पास रह जाएगा q बाई एप्सिलॉन नॉट। q है क्या? इनक्लोज चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। सो लेफ्ट साइड में फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर, और राइट साइड में इनक्लोज चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है? गॉस लॉ है, प्रूफ। ओके, गॉस लॉ से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। पहली चीज़ तो ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी क्लोज सरफेस से होकर, दैट completely depends upon charges enclosed by the surface, and the charges present outside the surface will not contribute to the flux and shape of the closed surface, which can be chosen arbitrarily. समझ में आ रहा है क्या है? देखिए, जैसे ये क्लोज बाउंड्री है, क्लोज बाउंड्री के अंदर में चार्जेस हैं, बाहर में चार्जेस हैं, तो गॉस लॉ से जो आप फ्लक्स का कैलकुलेट करते हैं उसमें होता है इनक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिर्फ आपको इसके अंदर के चार्जेस की बात करनी, बाहर के चार्जेस से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये होता है कि ये बाउंड्री का जो है ना शेप है स्फीयर, या मान लीजिए एक क्यूब है, तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर इसके अंदर इनक्लोज चार्ज हैं टोटल मिला के 100 माइक्रोकूलम, यहाँ भी है 100 माइक्रोकूलम, तो 100 माइक्रोकूलम ही इनक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स इज इक्वल टू इनक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। उसमें ये जो शेप है इस बाउंड्री का, क्लोज बाउंड्री का, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एक चीज़। तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2 है कि जो बाउंड्री है इसके अंदर में चार्ज यहाँ पे है, यहाँ पे है, या इस किनारे पे, इस किनारे पे है, कहाँ है अंदर, उनका लोकेशन क्या है, उस बाउंड्री के अंदर बोला जा रहा है। इसमें कहीं मेंशन नहीं किया है कि वहाँ उसके सेंटर पे रहना है, किनारे पे रहना है, राइट। तो इसके लोकेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, गॉस लॉ का जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट सिंपल सा है, और वो है इनक्लोज फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज बाउंड्री इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चार्ज स्फीयर के अंदर, क्यूब के अंदर में कहाँ है उसका लोकेशन, उस पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ उनके चार्जेस का टोटल पर डिपेंड करता है। ठीक है, बाहर के चार्जेस पर डिपेंड नहीं करेगा, बाउंड्री का शेप क्या है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ये 2 बातें हो गई। थर्ड एंड फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए डायग्राम भी बना है इसके लिए। जैसे ये देखिए, फर्स्ट क्यू इन अगर पॉजिटिव हो तो फाई पॉजिटिव होगा। समझ में आया कैसे? कहाँ से आया? गॉस लॉ के फॉर्मूले से। गॉस लॉ है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, ये रहा यहाँ पे है, फाई इक्वल्स टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये क्यू इन अगर पॉजिटिव है तो फाई भी पॉजिटिव हुआ। ठीक है, और फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रहे। ठीक है, तो क्यू इन पॉजिटिव, फाई भी पॉजिटिव, तो फाई के पॉजिटिव होने का जो मीनिंग है वो ये है कि जो फ्लक्स होगा आउटवर्ड होगा। देखिए, अगर एक बाउंड्री है, जैसे येलो कलर से आपको ये जो शेड किया हुआ है, ये एक बाउंड्री है, इसके अंदर में पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं कैसे बनते हैं? ऐसे बाहर की तरफ बनते हैं। ठीक है, तो ये जो फील्ड लाइंस बाहर की तरफ बन रहे हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से। तो आप यहाँ से कंक्लूजन याद रखिए कि इनक्लोज चार्ज अगर पॉजिटिव है तो फ्लक्स पॉजिटिव, और फ्लक्स पॉजिटिव का दूसरा मीनिंग क्या हुआ? आउटवर्ड फ्लक्स। या कभी भी आपको कोई आउटवर्ड फ्लक्स कहे तो आप कहिए कि वहाँ इनक्लोज चार्ज कैसा होगा? वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, फ्लक्स भी पॉजिटिव होगा। या कहीं पे फ्लक्स पॉजिटिव लिखा हुआ है तो समझ जाओ आप कि वहाँ इनक्लोज चार्ज कैसा है? वो पॉजिटिव है। ठीक है, इसी तरह से अगर इनक्लोज चार्ज नेगेटिव होंगे तो फाई नेगेटिव हो जाएगा। ये जो क्यू इन है अगर नेगेटिव तो फाई भी नेगेटिव।
और फाई के नेगेटिव होने का मतलब क्या है, इनवर्ड डायरेक्शन में। नेगेटिव चार्ज के केस में क्या होता है, फील्ड लाइन टुवर्ड्स द चार्ज होता है, ठीक है, राइट। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे, आसान प्रॉब्लम्स हैं, एनसीईआरटी के 4-5 सवाल हैं, ये आप खुद से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 से आगे 24 तक कुछ सवाल हैं जो कि आज के सारे डिस्कशन से किया जा सकता है, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर है 1.15, इसमें है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। तो इससे क्या समझ में आता है, वैल्यू हो गई उसकी न्यूटन पर कूलम, और आई कैप कहने का मतलब है वो एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, डायरेक्शन भी हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द वाईजेड प्लेन, ठीक है। तो फिगर में आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया जिसका डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की तरफ, और यहाँ वाईजेड प्लेन पर एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर। इसका एरिया हो गया 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, आप इसको मीटर में बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये एरिया यहाँ पे 10⁻²² पर मीटर स्क्वायर। अब फ्लक्स निकालना है थ्रू दिस स्फेयर, ठीक है, सॉरी थ्रू दिस सरफेस या स्क्वायर। तो फ्लक्स का मतलब हो क्या होता है, दिमाग में हमेशा याद रखिए, परपेंडिकुलर फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ इस जगह मौजूद है वो सब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। तो जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ होंगे तो कंफर्म है कि ये सब इस एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। फॉर्मूले में आते हैं, फॉर्मूला है E.ds E.a ऐसे करके लिखा गया है। तो हम लोगों ने इसको वेक्टर में ही सॉल्व किया हुआ है, स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं। 3 × 10⁻³ आई कैप हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड जो गिवन है प्रॉब्लम में, और 10⁻² आई कैप है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर जो हम लोग यहाँ ड्रॉ करते हैं वो एरिया वेक्टर किधर ड्रॉ करते हैं, उस हिस्से में जिस हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ठीक है। तो राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे आपको पढ़ाया गया अभी कि अगर कहीं पे कोई सरफेस है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पहले से परपेंडिकुलर हो तो एरिया वेक्टर भी उसी साइड में परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये राइट साइड में है, तो इसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर भी ड्रॉ करेंगे। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो आप इसको इसके डायरेक्शन में भी आई कैप लगा सकते हैं, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में I.I1 होता है, ये मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे ना करें अगर वेक्टर के तरीके से, तो आप E.ds cos थीटा लगा सकते हैं। तो E लिख लिया पहले, ये वैल्यू 3 × 10⁻³, एरिया लिख लिया 10⁻², और cos थीटा हो जाएगा cos 0 डिग्री, ठीक है, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, ठीक। इसका एक सेकंड पार्ट भी है कि अगर यहाँ पे थोड़ा टिल्ट करके एंगल 60 डिग्री बना दें, ठीक है, तो 60 डिग्री अगर होगा तो सिंपल है E.ds cos थीटा में थीटा 60 डिग्री लगाइए, वैल्यू आपकी हादी हो गई, ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम है NCERT 1.6। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो पिछले सवाल में था एक्स एक्सिस की तरफ वो है, और एक ये क्यूब है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर साइड का एक क्यूब है जो एक्स वाई जेड उस के अलॉन्ग है ना पैरेलल रखा हुआ है, फिगर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करने होंगे बताइए, फ्लक्स निकालना है थ्रू द क्यूब, थ्रू ऑल द सरफेसेस ऑफ द क्यूब, ठीक है। तो आप क्या करो, बारी बारी से एक एक करके सोचो, ठीक। जैसे ये जो यहाँ पे सरफेस है, इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है ही है इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर भी इसी तरफ होगा। तो एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री। इस तरफ देखें, जस्ट उसके अपोजिट साइड में देखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ इस तरफ इसका एंटर करता हुआ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, और एरिया वेक्टर हमेशा हम बाहर की तरफ बनाते हैं। तो यहाँ एंगल हो जाएगा क्या, 180 डिग्री, ठीक है, ओके। 2 हो गए, अभी 4 फेसेस और हैं। हम लोग ये अपर फेस पे बात करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ही होगा, और एरिया वेक्टर होगा ऐसे बाहर की तरफ, आउटवर्ड डायरेक्शन में एंगल होगा इनके बीच में 90 डिग्री। जो बॉटम सरफेस है वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक्स एक्सिस की तरफ, और एरिया वेक्टर होगा ऐसे परपेंडिकुलर, एंगल होगा 90 डिग्री। बाकी के 2 फेसेस पे भी आप देख सकते हो 90 डिग्री है। तो जहाँ जहाँ 90 डिग्री है वहाँ तो फ्लक्स की वैल्यू हो गई 0। अब सिर्फ 2 रह गया, एक यहाँ 0 डिग्री वाला केस और एक 180 डिग्री का केस, ठीक है। तो cos 0 डिग्री में 1 बिठाएंगे, cos 180 डिग्री में -1 बिठाएंगे, ऐड होगा तो क्या हो जाएगा ये 0। तो कुल मिलाकर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ 0 हो गया। एक तरह से आउटवर्ड फ्लक्स जितना है राइट डायरेक्शन में
उतना ही इनवर्ड फ्लक्स है लेफ्ट डायरेक्शन में, एज ए होल इट इज़ 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1.17। ठीक है, इसमें एक ब्लैक बॉक्स दिया गया है, इस ब्लैक बॉक्स से होकर के नेट आउटवर्ड फ्लक्स है और उसकी वैल्यू है 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फ्लक्स दिया हुआ है और आउटवर्ड दिया हुआ है, इसका मतलब जो इनक्लोज चार्ज होगा एक पॉजिटिव चार्ज होगा। इनक्लोज चार्ज ये कैलकुलेट कर लिया गया गॉस लॉ अप्लाई करके। ठीक है, तो पहला सवाल हो गया व्हाट इज़ द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, तो नेट चार्ज हम लोगों ने निकाल लिया। दूसरा पार्ट है इफ़ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वेयर 0, अगर बॉक्स से होकर कोई फ्लक्स ना हो तो कुड यू कॉन्क्लूड दैट देयर वर नो चार्जेस। अभी भी हम लोगों ने डिस्कस किया था नो, क्या हो सकता है, इनक्लोज चार्ज 0 हो सकता है जब वहाँ कोई चार्ज ना हो, या ये भी हो सकता है कि उनका सम क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो आप यहाँ आंसर पढ़िए, नो ए कंक्लूजन कैनॉट बी मेड दैट देयर वाज नो चार्ज इन द बॉक्स, परहैप्स द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स इज 0। तो नेट चार्ज मीन्स सम ऑफ ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड इज 0, या वहाँ पे कोई चार्ज ना हो, दोनों बातें हो सकती हैं। जब भी इनक्लोज चार्ज 0 हो तो ये दो बातें कर सकते हैं हम। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 1.18। ठीक है, इसमें एक स्क्वायर है यहाँ पे जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर और इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर की हाइट पर यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है 10 माइक्रोकूलम चार्ज, और पूछा जा रहा है कि ये जो स्क्वायर है इससे होकर के फ्लक्स कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, चूँकि गॉस लॉ जो है वो एक क्लोज सरफेस पर डिपेंड करता है, उस पर ही हम अप्लाई करते हैं, तो हम इस स्क्वायर को मान लेते हैं कि इट इज़ वन फेस ऑफ अ क्यूब जिसकी जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मिडिल में हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यहाँ 5 सेंटीमीटर भी और होगा, तो ये हाइट हो जाएगी इसकी कितनी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक इस क्यूब आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, कंसिडर कर लीजिए, और जिसके अंदर में यहाँ पे 10 माइक्रोकूलम चार्ज है। तो हम गॉस लॉ अप्लाई करके Q�/ε0 से फ्लक्स निकाल सकते हैं पूरे क्यूब से। ठीक है, लेकिन हमें पूरे क्यूब से नहीं, किसी एक फेस से, बॉटम वाले फेस से पूछा गया। तो क्यूब से होकर के ये पूरा जो फ्लक्स आएगा Q/ε0 ये पूरे क्यूब से है, तो क्यूब मीन्स व्हाट, 6 फेसेस। तो हमें सिर्फ एक फेस से पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे 1/6 कर लेंगे। तो जो भी कैलकुलेशन है उसमें 1/6 आगे लगा करके आप नेट वैल्यू बता सकते हो कि यहाँ पे फ्लक्स उस केवल एक स्क्वायर से होकर कितना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। एक पॉइंट चार्ज है 2 माइक्रोकूलम जो कि एक क्यूब के सेंटर पर है और उस क्यूब की जो साइड है वो 9 सेंटीमीटर। ठीक है, एक क्यूब है, ठीक, और इस क्यूब की जो साइड है वो है 9 सेंटीमीटर। ये जो क्यूब है ना, इस क्यूब की साइड है 9 सेंटीमीटर। ठीक, ओके, और इसके सेंटर पे यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, तो साइड से कोई मतलब नहीं है, छोटा बड़ा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर्मूला है फ्लक्स थ्रू अ क्लोज बाउंड्री इज इक्वल टू इनक्लोज चार्ज बाय ε0। तो इनक्लोज चार्ज केवल है इंपॉर्टेंट 2 माइक्रोकूलम, ये रखिए 2 × 10⁻⁶ और ε0 की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, और कैलकुलेट कर लो आप। इसकी साइड कितनी है उससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, शेप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अगर स्फेयर भी होता तब भी जवाब इतना ही होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ देखिए, ए पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस मच। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये 10⁻³ है, माइनस साइन के साथ दिया है 1.0 × 10⁻³ ये पावर है, ये 3। ठीक है, माइनस साइन करने का क्या मतलब है, ये आउटवर्ड फ्लक्स है या इनवर्ड फ्लक्स है, इनवर्ड फ्लक्स है, और वहाँ इनक्लोज चार्ज नेगेटिव होगा। ठीक है, ओके, तो सबसे पहला कैलकुलेशन कर लीजिए आप, ये जो बी पार्ट में 5/ε0 करेंगे, तो 5 की जगह पे हम रखेंगे, ठीक है, नेगेटिव माइनस दिस मच, तो हमारा क्यू भी आएगा नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, ये क्यू जो होगा वो कूलम में होगा। ठीक है, कूलम। और इसमें क्वेश्चन और पहला सवाल ये था कि अगर स्फीयर की जो रेडियस है ना, वो 10 सेंटीमीटर से हम लोग उसको क्या कर दें, डबल कर दें, तो क्या फ़र्क पड़ेगा फ्लक्स में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि शेप पे डिपेंड नहीं करता है, वो इनक्लोज चार्ज पे केवल डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं 21, क्वेश्चन नंबर 21 1.21। एक स्फीयर है जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर और उसके अंदर है कोई अननोन चार्ज। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे दिया हुआ है ये। ठीक है,
चलो एक फिगर बनाते हैं। जैसे ये है एक स्फीयर जिसकी रेडियस है ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक। और इसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर दूर फील्ड की वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻³ और रेडियली इनवर्ड है। रेडियली इनवर्ड होने का मतलब अंदर की तरफ है, तो इसका मतलब जो स्फीयर के अंदर जो चार्ज होगा वो कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो हम लोग उसको कैलकुलेट क्या करना है कि व्हाट इज़ द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। ये जो चार्ज होगा स्फीयर पे, सरफेस पे बेसिकली, अंदर नहीं है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए लास्ट में यहाँ नेगेटिव साइन हम लोग लगा लेंगे। कैलकुलेशन का अप्रोच क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले तो फार्मूला लगा लीजिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला में सब कुछ है मालूम, इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, रेडियस मालूम है, साइड बदल करके हम लोगों ने पहले क्यू निकाला, ठीक है। और उस क्यू में हम लोग क्या करेंगे, एक नेगेटिव साइन भी लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। एक यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, 2.4 मीटर उसकी डायमीटर है और डेंसिटी दी हुई है। तो पहला सवाल है चार्ज का, तो ये तो सिंपल सा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्वेश्चन है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू चार्ज बाई एरिया होता है, तो आप एरिया को 4πr² से बदल करके क्यू आप रेडी कर लीजिए, ठीक है। दूसरा है कि व्हाट इज़ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग द सरफेस। चूँकि चार्ज पॉजिटिव है तो चार्ज से जा रहा होगा लिविंग द सरफेस, ठीक है। तो फ्लक्स का कैलकुलेशन किया वो पॉजिटिव साइन के साथ। ओके, सिंपल क्वेश्चंस। ओके, सो ओवर फॉर नाउ। ओके, ये लास्ट इसका एक और पार्ट होगा, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पार्ट 10, ठीक है, वो जारी रहेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।